जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान, जिसमें हमारा चल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। अभी तक 2 वीडियो आ चुका है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में ना, मतलब या पिछले वाले क्लास कह लो, उसमें स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग टॉपिक था। लास्ट में मैंने जीडीपी पढ़ रहा था, मैं उसको पूरा इसलिए नहीं किया था क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग में देखते हैं, बाद में नहीं देखते और उनका जीडीपी छूट जाता। इसीलिए मैं यहाँ से आज शुरू कर रहा हूँ। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। साथ ही पीडीएफ और ये वीडियो का लिंक सब कुछ आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वहाँ पे मिल जाएगा। उस दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जरूर जुड़ जाइएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का उपयोग क्या है। जीडीपी में होने वाले वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है। वो अगर पॉजिटिव में होगा तो अर्थव्यवस्था इंक्रीज कर रहा है, और अगर वो नेगेटिव में होगा तो अर्थव्यवस्था डिक्रीज कर रहा है। जैसे कि अभी आपका कोरोना के कारण देखने को मिल रहा होगा कि नेगेटिव में जा रहा है अभी। दूसरा है कि यह परिणात्मक दृष्टिकोण है। इसके आधार से देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है, लेकिन इससे उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता का पता नहीं चलता। ओके, ये वही हो गया कि अगर आपने अच्छा कपड़ा पहन लिया तो ये तो पता चल जाएगा कि आप मतलब अमीर हो, पैसा हो गया, लेकिन आप कितने टैलेंटेड हो ये तो पता नहीं चल पाएगा ना। तो यही इसका ये कमजोरी समझ लो। आगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों की तुलनात्मक विश्लेषण इसी के आधार पर किया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और फैक्ट याद रखो कि विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो तो वाशिंगटन डीसी ही है, लेकिन इसके जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 1944 में। आगे जो टॉपिक है वो है साधक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, मतलब फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी। किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन मूल्य यानी फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता, परंतु यदि कोई अनुदान यानी सब्सिडीज प्राप्त की जाती है तो ऐसे साधन लागत में शामिल होते हैं। नोट में दिया गया है CSO यानी सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन जो है सांख्यिकी मतलब विभाग के द्वारा फरवरी 2015 में जारी निर्देश के अनुसार अब साधन लागत पर व्यक्त जीडीपी राष्ट्रीय आय को नहीं प्रदर्शित करेगी। मतलब ये जो सब्सिडीज होता है, साधन लागत जो होता है, उसको जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा। आगे आपका बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन मार्केट प्राइस, वो क्या था? फैक्टर प्राइस, मतलब या तो फैक्ट्री का प्राइस, ये है क्या? मार्केट प्राइस। बाजार मूल्य पर बाजार मूल्य वह मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता द्वारा खरीदते समय किसी विक्रेता को सौंपा जाता है। बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है, जबकि सरकार द्वारा दी गई अनुदान को उस साधन लागत से घटा लिया जाता है। हालांकि ये हम पढ़े हुए ऊपर भी, पर फिर से समझो कि हम लोग जो मार्केट प्राइस में जो सामान खरीदते हैं उसमें से हम क्या करते हैं, जो अनुदान होता है, सब्सिडीज होता है, उसको माइनस करते हैं। सब्सिडीज को इस प्रकार समझो, जैसे हम लोग एलपीजी का गैस लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है ना कि 700 एम्पेयर किए, फिर 300 या 200 जो भी है 200 रुपये वापस कर दिया हमको सरकार ने, तो 500 पे ही क्या होगा? जीडीपी काउंट होगा। तो ये होता है अंतर, अनुदान यही होता है। फार्मूला थोड़ा याद रखना कि जीडीपी जो फैक्टर प्राइस होगा वो बराबर किसके होता है? मार्केट प्राइस में से अगर आप अनुदान घटा देते हो, ठीक ना, उसी को कहते हैं जीएनपी। जीएनपी समझो होता क्या? ऊपर हमने पढ़ा जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक ना, और ये है जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब हमारे राष्ट्र का जो प्रॉपर फायदा हुआ ना उसको इसमें हम काउंट करते हैं। देखते हैं क्या लिखा गया है। किसी अर्थव्यवस्था में जीएनपी उस आय को कहते हैं जो जीडीपी में विदेश से होने वाली आय को जोड़कर प्राप्त करते हैं। मतलब विदेश से जो हम लोग आय प्राप्त करते हैं उसको इसमें ऐड किया जाता है। पर समझो इसमें, जैसे कि मान लो हमने मतलब इंडिया में ना 200 रुपया हमने कमाया, मतलब पूरा इंडिया का जीडीपी मान लो 200 रुपया है। अमेरिका से हमने 100 रुपया लिया, मतलब इनकम के रूप में। यहाँ पे मेरा एक दोस्त है और 100 रुपया भेज दिया वो, तो इंडिया का में अब कितना हो गया? 300 हो गया। लेकिन मेरा ही एक और दोस्त है ना, चाइना को 50 रुपया दे दिया, भेज दिया। मतलब ये समझ लो कि चाइना का कोई आदमी इंडिया में काम कर रहा है और यहाँ से 50 रुपया लेके चला गया चाइना। तो 300 में से हम क्या करेंगे? 50 माइनस कर देंगे,
तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 300 में से 50 माइनस करो, क्या हो जाएगा 250। तो ये हमारा क्या हो गया, जीएनपी हुआ। समझ में आया? मतलब जीडीपी में से हम क्या करेंगे, जीडीपी में पहले प्लस क्या करेंगे हम, जो इनकम आया वो, और फिर जो यहाँ से खर्चा हुआ ना उसको माइनस कर देंगे। फार्मूला पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे यहाँ दिया गया है कि दूसरे शब्दों में सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष की अवधि में एक देश के सामान्य नागरिक द्वारा पेश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गई वस्तु और सेवाओं के सकल मूल्य से है। यदि एक्स देशवासी द्वारा विदेश से अर्जित आय है, मतलब विदेश से जो अर्जित आय किया है वो यहाँ पे एक्स है, और एम जो है विदेश द्वारा यानी विदेशियों द्वारा अर्जित आय है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को जीडीपी में जोड़ देंगे और फिर इंडिया से जो कमा के बाहर ले गया उसको माइनस कर देंगे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि x माइनस अगर m हो गया, मतलब इंडिया का इनकम 100 रुपया अमेरिका से हुआ और 100 रुपया हमने चाइना को दे दिया, तो ये क्या हो गया, जीरो इनकम हुआ ना। तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, जीएनपी बराबर जीडीपी। इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तभी टिक कर पाओगे। प्रश्न दे देगा कि ऐसी स्थिति कब बनेगी जब जीडीपी जीएनपी के बराबर होगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि देशवासियों द्वारा विदेश में अर्जित आय और विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय, ये दोनों अगर बराबर होगा तब जीएनपी जीडीपी के बराबर होगा। कभी उल्टा पुल्टा आ जाएगा कि जीएनपी कब बढ़ेगा, जीडीपी कब बढ़ेगा। तो अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तभी आप टिक कर पाओगे, नहीं तो गलती कर बैठोगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में पूरा क्लियर आ गया होगा, नहीं तो अगर फिर से देख लेना कौन सा मतलब क्या लगता है, ठीक ना। आगे यहाँ पे नोट में दिया गया है कि भारत के मामले में विदेश से होने वाली आय के बदले हानि होती है, अतः भारत का जीएनपी क्या होगा, हमेशा जीडीपी से कम होगा। मतलब हमारा जो इंपोर्ट होता है ना वो अधिक होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, तो हमारा हमेशा क्या होता है, जीएनपी जो होता है जीडीपी से हमेशा कम होता है, जो कि अपोजिट है, ठीक ना। चाइना का क्या है, जीडीपी अधिक है, सॉरी वहाँ पे क्या है, मतलब जीएनपी अधिक है। आगे हमारा है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मतलब अभी हमने क्या पढ़ा था, जीडीपी पढ़ा था एफसी पे और एमपी पर, अब पढ़ रहे हैं जीएनपी, एफसी और एमपी पर आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में आशय उस राष्ट्रीय उत्पाद से है जिसका मूल्य उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त साधनों को प्राप्त आय के आधार पर ज्ञात किया जाता है। साधन लागत के अंतर्गत हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ब्याज, निगम लाभ, ह्रास आदि को सम्मिलित करते हैं। ये होता है जीएनपी एफसी में। आगे जीएनपी एमपी मतलब मार्केट प्राइस पे। किसी वर्ष के दौरान निवासी उत्पादक इकाई द्वारा आर्थिक सीमा के अंदर तथा बाहर सभी अंतिम वस्तु मतलब हुआ एक साल में जितना उत्पादन होगा उसे हम कहते हैं फाइनल गुड्स, एवं सेवाओं का बाजार मूल्य की बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। जब साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में परोक्ष व्यापारी कर जोड़ देता है तो सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान को घटा देते हैं, तो हमें बाजार मूल्य ज्ञात होता है। मतलब जीडीपी अगर एफसी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जीएनपी एमपी में से परोक्ष कर माइनस करेंगे और फिर उसमें अनुदान जोड़ देंगे। दोनों सेम ही है, ठीक ना, जीडीपी और जीएन मतलब ये मतलब जीएनपी वाला, पर इसमें क्या होता है, पिछले वाले में हमने क्या किया था, अनुदान माइनस किया था, और इसमें क्या होता है, अनुदान प्लस करना होता है। आगे अब दिया गया जीएनपी के विभिन्न उपयोग क्या सब है। उसमें पहला पॉइंट है सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखो ऊपर पढ़े थे वर्ल्ड बैंक, ठीक ना, अभी पढ़ रहे हैं आईएमएफ। आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी ही है, दो ही का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है, एक हो गया वर्ल्ड बैंक और एक हो गया आईएमएफ, तो कंफ्यूज नहीं करना, ठीक ना। तो आईएमएफ हो गया कि सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर जो आईएमएफ होता है वो देशों की रैंकिंग तय करता है, जिस आधार पर आईएमएफ देशों को उनकी क्रय शक्ति की क्षमता या तुल्यता मतलब परचेजिंग पावर जो पैरिटी होता है, मतलब पीपीपी का फुल फॉर्म भी याद रखना, परचेजिंग पावर पैरिटी, इसके आधार पर रैंक कौन देता है, आईएमएफ देता है। और ये जीएनपी पे होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पीपीपी किस पे काउंट होता है, जीएनपी पे होता है। नोट में दिया गया अब 2015-16 ईस्वी में क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर आईएमएफ ने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया। इस आधार पर चीन पहला और यूएसए दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय मुद्रा के विनिमय दर के आधार पर भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्तमान में भी भारत का रैंक यही है। ये नीचे वाला छठा है ना, ये अब चौथे स्थान पे आ गया है और यहाँ पे तीसरे स्थान पे ही परचेजिंग में है। राष्ट्रीय आय को आंकने के लिए जीएनपी जीडीपी की तुलना में विस्तृत पैमाना है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की परिणात्मक तस्वीर के साथ साथ गुणात्मक तस्वीर भी पेश करता है।
यह किसी भी अर्थव्यवस्था को दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ रिश्ते पर भी रोशनी डालता है। यह दूसरे देशों के लिए नए कर्ज व दूसरे देशों को दिए गए कर्ज से पता भी चलता है। मतलब इसमें वो भी हो जाता है ना कि रिमिटेंस कितना आ रहा है, कितना पैसा बाहर जा रहा है, सब कुछ का लेखा जोखा इसमें हो जाता है। तो जीडीपी से अच्छा जो मान होता है ना, वो जीएनपी का होता है। देखो सिंपल सी बात है, अगर इंडिया से सामान बाहर जा रहा है, बिक रहा है बाहर में, इसका मतलब है कि इंडिया में जो सामान बच रहा है ना, उसका क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का सामान बन रहा है। तो अगर बाहर नहीं बिक रहा है तो मतलब कि अगर क्वालिटी अच्छी भी है तो सामान का प्राइस अधिक है। तो इससे ये पता चलता है कि देश किस स्थिति में है। ओके, और आगे का ही पता चलता है कि आगे जो जीडीपी होगा ना वो कैसा रहेगा। चौथा पॉइंट दिया गया है कि यह बताता है कि बाहरी दुनिया किसी देश के खास उत्पाद पर कितने निर्भर है और यह उत्पाद दुनिया के देशों पर कितना निर्भर है। ओके, जैसे अभी मैंने कहा ना कि इससे पता चलता है आगे कैसा होगा। जैसे मैं अगर कहूँ कि चाइना है ना, अगर मान लो पूरा देश गुस्सा आ जाए और चाइना को कह दे कि मैं बाइकआउट करता हूँ, जैसे इंडिया में कह भी दिया कि मोबाइल आज से चाइना बंद हो जाएगा, तो क्या हो गया, जो मोबाइल का दाम 10,000 होना था उसका दाम 15,000 हो गया, क्योंकि स्कार्सिटी आ जाएगी ना। लैपटॉप का स्क्रीन देख लो, 5,000 का था, अभी 13,000 का बिक रहा है। तो आप जब खुद पे नहीं करोगे ना, अपना नहीं करोगे, तब तक दूसरे पे अगर ये आश्रित रहोगे तो कुछ खास इंपैक्ट पड़ नहीं पाता है, ठीक ना। तो इससे आगे का ही पता चलता है। जैसे अगर कोई चाइना का भी स्टडी कर ले जीएनपी का, तो वो कह देगा कि 10 साल तक कोई भी देश उसको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने इतना दूसरे को अपने आश्रित बना दिया है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। बाजार मूल्य पर व्यक्त जीडीपी, अब यह जीडीपी एमपी पर, तथा बाजार मूल्य पर व्यक्त जीएनपी की धारणा का घरेलू आय और राष्ट्रीय आय के बीच संबंध क्या सब है। याद रखिएगा, ये जीडीपी है और ये जीएनपी है, दोनों मार्केट प्राइस पर है, इसकी क्या संबंध है। देश के भीतर गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय घरेलू उत्पाद या आय की गणना में शामिल किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय उत्पाद या आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। इसी प्रकार देश के निवासी इकाइयों द्वारा पेश की आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय घरेलू उत्पाद या आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय उत्पाद या आय में सम्मिलित किया जाता है। अतः देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय या गैर निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर अर्जित आय का अंतर को ही हम क्या कहते हैं, निवल विदेशी आय कह सकते हैं। मतलब नेट इनकम जो होता है ना विदेश से, उसको हम कहते हैं निवल विदेशी आय कहते हैं। धनात्मक या ऋणात्मक ये दोनों हो सकता है। यदि निवासियों द्वारा विदेश में अर्जित आय और गैर निवासी द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर अर्जित आय से अधिक हुआ तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ओके, सॉरी, धनात्मक होगा। और अगर हम लोग कम कमाएंगे और दूसरा हमसे अधिक कमा के लेके चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। जैसे जीएनपी मार्केट प्राइस मैंने से अगर जीडीपी एमपी कर दे तो वो क्या निकल जाता है, निवल विदेशी आय। आगे निवल धारणाएं, नेट कॉन्सेप्ट्स। जब हम सकल मूल्य में से जब हम सकल मूल्य में से ह्रास को घटा देते हैं तो निवल धारणा प्राप्त होते हैं। फिर से रिपीट करो, जब हम सकल मूल्य जो होता है जीडीपी जो होता है उसमें से निगेटिव फैक्ट जो माइनस होता है ना, ह्रास हानि, उसको घटा देंगे तो वो क्या होता है, निवल धारणा प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें निम्नलिखित निवल धारणाएं प्राप्त होगी। जैसे अगर हम बात करें जीडीपी का मतलब फैक्ट्री प्राइस माइनस अगर ह्रास कर दे तो वो जीडीपी फैक्ट्री प्राइस निकल के आ जाएगा। सॉरी, एनडीपी मतलब ये नवल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है इसको, नेट कहा जाता है इसको, ठीक ना, एन से नेट यहाँ पे हुआ। ये जीडीपी अगर एमपी रहेगा, दोनों समय से ह्रास घटा दिया गया है, और जीएनपी जो है ना ये एनएनपी, जीडीपी जो था एनडीपी बन गया है, वो हो गया है। मतलब ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब नेट प्रॉफिट हुआ वो। आगे हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद। जैसे देखो इसको याद करने का सिंपल तरीका, अगर आप 100 रुपया कमा रहे हो ना और आपको 10 रुपये का हानि हो गया, क्या हो गया, 90 रुपये क्या हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ। वैसे ही होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर हम ह्रास घटा देंगे तो वो क्या हो गया, नेट नेशनल प्रॉफिट हो गया वो। तो सबसे फैक्टर ये हुआ, सबसे अच्छा चीज़। आगे देखो, शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यह किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती यानी ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। इसमें मूल्य कटौती की दर सरकार निर्धारित करती है। नोट में दिया गया, भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। मतलब एनडीपी बराबर क्या होता है, जीडीपी माइनस ह्रास। अतः किसी भी वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था में एनडीपी हमेशा उस वर्ष की जीडीपी से क्या होगा, कम रहेगा। एनडीपी का प्रयोग, पहला है इसका इस्तेमाल
घिसावट के चलते होने वाले ह्रास को समझने के लिए किया जाता है। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धि को दर्शाने के लिए भी इसका हम उपयोग करते हैं। एनडीपी का इस्तेमाल दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए नहीं की जाती है, क्योंकि दुनिया के अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं अपने यहाँ मूल्य कटौती की अलग अलग दर निर्धारित करती है, इसीलिए इसका वर्ल्ड में काउंट नहीं होता है। आगे आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, एनएनपी, फुल फॉर्म याद रखना सबका। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य कटौती को घटाने के बाद आय जो बचती है उसे हम क्या कहते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी में से ह्रास माइनस करेंगे, ऊपर पढ़े थे, या एनएनपी बराबर क्या होगा? जीडीपी प्लस विदेश से होने वाली आय और फिर मूल्य कटौती माइनस कर देंगे उसमें से। आगे दिया गया एनएनपी का उपयोग, यह भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम है। यह किसी भी देश की आय को आकलित करने का सबसे अच्छा तरीका है। कौन सा? एनएनपी। जब एनएनपी को देश की कुल आबादी से भाग देते हैं तो वही क्या निकलता है? पर कैपिटा इनकम, मतलब देश का टोटल इनकम और डिवाइड टोटल पॉपुलेशन। तो एनएनपी वही हुआ ना, इनकम, और उसमें से पॉपुलेशन को डिवाइड दे देंगे तो वो क्या निकलेगा? पर कैपिटा इनकम। वो एक साल पे काउंट होता है, ठीक ना। आगे कर, छूट एवं राष्ट्रीय आय संबंध क्या सब है? तो अप्रत्यक्ष कर या अनुदान को एक साथ रखने पर भारत की राष्ट्रीय आय को आकलित करने का सूत्र है कि लागत साधन लागत पर राष्ट्रीय आय क्या होगा? एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर फिर प्लस उसमें सब्सिडी ऐड कर देना है। राष्ट्रीय आय लेखा के आधार पर वर्ष एवं विधि में संशोधन। 30 जनवरी 2015 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार सीएसओ ने राष्ट्रीय लेखाओं के आधार पर वर्ष 2004-05 में संशोधित करके 2011-12 कर दिया। इस विज्ञप्ति में राष्ट्रीय आय संबंधी नई श्रृंखला में एक अन्य महत्वपूर्ण धारणात्मक परिवर्तन जीडीपी के आकलन के संबंध में किया। नई श्रृंखला में अब साधन लागत मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद का आकलन धारणा को हटा दिया गया है तथा बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी के रूप में स्वीकार किया गया है। ये जब पहला वीडियो बन रहा था उसी में मैंने बताया था कि इसीलिए 2015 के बाद जो हमारा जीडीपी बढ़ गया ना, उसका मेन रीज़न यही सब है कि अब हम क्या करते हैं? बाजार मूल्य पर, मतलब मार्केट प्राइस पे। उससे पहले क्या था? फैक्टर प्राइस पे। फिर से इसको समझो, पहले जो जीडीपी था वो एक फैक्ट्री प्राइस मतलब लागत मूल्य पे हम लोग जीडीपी काउंट करते थे। अब मार्केट प्राइस पे जीडीपी काउंट होता है, तो जाहिर है प्रॉफिट उसमें काउंट कर दिया गया, तो जीडीपी हमारा क्या हो गया? ऑलरेडी बढ़ गया। आगे सीएसओ की नई घोषणा के अनुसार जीडीपी की गणना के लिए क्षेत्रवार सकल मूल्यवर्धन के अनुमान के लिए साधन लागत की बजाय मूल कीमतों में प्रयोग में लाया जाएगा, मतलब बेसिक प्राइस जो होगा वो लाया जाएगा। मूल कीमत क्या होता है? तो क्रेता से प्राप्त कीमत माइनस उत्पाद कर और फिर प्लस इसमें सब्सिडी ऐड किया जाता है। साधन लागत पर जीवीए जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, किसी कर को सम्मिलित नहीं किया जाता है, किसी अनुदान को उसमें नहीं छोड़ता है। बाजार मूल्य पर जीडीपी उत्पाद व उत्पादन करों को सम्मिलित करता है व उत्पाद तथा उत्पादन अनुदान को सम्मिलित नहीं करता है। जीवीए साधन लागत पर जीवीए मूल मूल्य पर होता है और जीडीपी बाजार मूल्य पर होता है। तो इसमें जीवीए जो होगा वो क्या होगा? ज़्यादा सटीक होगा, क्योंकि वो मेल मूल्य पे, कॉस्ट फैक्टर पे होता है, और जबकि जीडीपी अब क्या होता है? मार्केट प्राइस पर होता है। यहाँ पे दिया गया यदि सीई यानी कर्मचारी की क्षतिपूर्ति, ओएस हो परिचालन अधिशोधन, एमआई है मिश्रित आय, और सीएफसी अगर मिश्रित पूंजी उपभोग है, तो जीवीए का मूल्य दर क्या होगा? सीई मतलब उत्पाद कर माइनस उत्पादन शुल्क, सीई प्लस ओएस बाय एमआई, मतलब ओएस या एमआई जो भी दोनों में से, और प्लस सीएफसी। जीवीए साधन लागत मूल्य पर क्या होता है? जीवीए मूल्य कर, और उसमें से माइनस क्या करते हैं? उत्पाद अनुदान घटाने के बाद उत्पाद कर। जीडीपी बाजार मूल्य में जीवीए मूल्य पर, और उसमें से प्लस करते हैं हम उत्पादन कर, और फिर उत्पाद अनुदान उसमें से माइनस कर देते हैं। इस विज्ञप्ति में सीएसओ ने इस बात पर बल दिया कि आगे से जीडीपी बाजार मूल्य को ही राष्ट्रीय विकास की माप के लिए प्रयोग में किया जाएगा। फिर से रिपीट कर लो इस सेंटेंस को कि सीएसओ ने इस बात पर बल दिया कि आगे जो जीडीपी होगा वो बाजार मूल्य को ही राष्ट्रीय विकास के रूप में मापा जाएगा। मूल कीमत पर जीवीए को व्यक्त करने की धारणा को सीएसओ ने यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ
अकाउंटिंग्स में लिया, जो वहाँ 1993 में प्रयोग में लाया गया था। आगे भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान, तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।